ये रिकॉर्डिंग हो गया स्टार्ट। देखो हम लोग बात कर रहे थे, आज हम लोग चैप्टर 4 भी आई थिंक चैप्टर 4 होगा, 1 2 चैप्टर 3 आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का बात कर रहे हैं हम लोग। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है? तो ये बताता है फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड क्या वेरिएशन हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज में, वही हमारा बताता है वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टेज रेगुलेशन कब हम लोग फाइंड करते हैं? जब हम लोग मशीन को डिज़ाइन करते हैं कि हाँ ये इतना वेरिएशन तक हमारा आउटपुट सही से देगा, इसी के लिए हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करते हैं। डेफिनेशन कल के क्लास में नहीं बताए थे, आज हम डेफिनेशन लिख देते हैं, अदरवाइज कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर तो ऐसे ही हवा में उड़ा देते। देखो, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इज, क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? फ्रॉम, हम लोग का लोड लगा हुआ है, हम लोग अचानक उस लोड को हटा देते हैं, पूरा कंप्लीटली जीरो लोड पे हो जाता है, तो फिर क्या वेरिएशन हो रहा है वही हम लोग को बताता है वोल्टेज रेगुलेशन। बस उसी चीज को हम लोग डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देंगे। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इज द राइज इन वोल्टेज at the terminal when load is reduced from फुल लोड बोल सकते हैं, इसी को हम लोग रेटेड लोड भी बोलते हैं, टू नो लोड या फिर जीरो लोड। ठीक है, ये करने के टाइम पे हम लोग का कुछ पैरामीटर कांस्टेंट रहता है। क्या पैरामीटर कांस्टेंट रहता है? स्पीड अल्टरनेटर का कांस्टेंट रहना चाहिए और फील्ड करंट अल्टरनेटर का कांस्टेंट रहना चाहिए। स्पीड एंड फील्ड करंट remains constant and it is given by voltage regulation is equals to no load voltage minus full load by full load into 100, अगर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बात किया है तो। ठीक है, हम लोग मेन टारगेट होता है क्या? या तो हम लोग डायरेक्ट लोड कर ले उस जनरेटर को, लोडिंग कर ले फुल लोड पे, और फिर हम लोग टेस्ट करें, फिर हम लोग बताएं कि नहीं वोल्टेज रेगुलेशन ये होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। लेकिन हम लोग डायरेक्ट लोड करेंगे तो हमारा जो लोड है उतना वेस्ट होगा ना। थ्री फेज आखिर कुछ तो लोड होगा ना, रेटेड लोड तो कोई छोटा मोटा है नहीं, 11 kV तो जनरेट करता है, तो लोड भी अच्छा खासा बड़ा होगा। तो उस लोड को हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहते हैं उतना पावर को, इसी के लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में जाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का भी तरह तरह का मेथड होता है, हम लोग को दो मेथड पढ़ना है। एक होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। दूसरा होता है एमएमएफ मेथड। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं एमएमएफ मेथड। क्या हम लोग करेंगे? वी तो हम लोग को पता है ना, हम लोग ई नॉट निकालना है। अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन बाय यूजिंग एमएमएफ मेथड। एमएमएफ वर्ड जो है ये तुम लोग को सुना हुआ लग रहा है, इससे पहले कभी सुने हम लोग ये? यस सर। इसको बोला जाता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। अगर हम लोग कंपेयर करें इलेक्ट्रोमोटिव और मैग्नेटोमोटिव, कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, तो सिंपल सा है, एनालॉजी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट और इधर बनेगा मैग्नेटिक सर्किट। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी बाई आर। इसी को बोला जाता है वोल्टेज को, क्या हम लोग बोलेंगे? ईएमएफ बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं।
उसी तरीके से इधर क्या हो जाता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू MMF बाई रिलक्टेंस। और ये जो MMF होता है ये N इंटू आई होता है ना। N इंटू आई का अगर यूनिट लिखे तो इसको बोलते हैं एम्पियर टर्न। सुना सुना सा लग रहा है ना सारा चीज। इसी के लिए MMF मेथड को, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज एम्पियर टर्न मेथड। दिस मेथड इज आल्सो known as एम्पियर टर्न मेथड। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफार्मर में जाएंगे सो दैट कि MMF बैलेंस तुम लोग समझ पाओ। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, MMF बैलेंस। जब भी वर्ड आता है हम लोग के दिमाग में या फिर सुनने को मिलता है MMF बैलेंस, तो हम लोग N1 I1 N2 I2 ये सब लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम वो सब नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फेजर डायग्राम के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये हालांकि कल के क्लास में भी हम कवर किए थे, बट आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं इसको। देखो, जब हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं, इसी सप्लाई देते हैं ना ट्रांसफार्मर में, तो इसमें कुछ करंट जाता है, इसमें कुछ करंट जाता है, तो फ्लक्स कैसा प्रोड्यूस होगा इसमें, इस डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस करंट, होगा ना। यस सर। फिर हम लोग इसमें लोड लगा दिए, अभी ये नो लोड में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफार्मर एक कैसा डिवाइस है, कांस्टेंट फ्लक्स एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखो, जैसे ही हम लोग यहाँ पे लोड लगाए, लोड नहीं लगाए थे तब कोई दिक्कत नहीं था, जितना फ्लक्स आ रहा है उसी को हम लोग मान लिए कांस्टेंट। लोड लगाए तो इसमें कुछ करंट जाएगा, मतलब इसमें भी कुछ करंट आ रहा होगा, तभी ना ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो फ्लक्स किस डायरेक्शन में जाएगा बताओ, इसको अपोज करेगा ना, फाई टू। मेन फ्लक्स को हम लोग फाई नाम देते हैं, ये फाई टू। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फाई टू अपोज कर रहा है किसको, फाई को। लेकिन ट्रांसफार्मर कैसा है, कांस्टेंट फ्लक्स है, इसी के लिए फाई टू को कंपनसेट करने के लिए हम लोग इधर I2 का रेफरिंग करते हैं और I2 डैश अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराते हैं, जिससे इस साइड में फ्लक्स आता है फाई टू डैश, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और फाइनली हमारा ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स की तरह बिहेव करता है। टू compensate this phi 2, I2 dash current will flow in primary, hence MMF balancing is done। क्लियर है, ये सब क्यों कर रहे हैं, MMF को बैलेंस करने के लिए है ना, मतलब हमारा फ्लक्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर में रिलक्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। उसी तरीके से हमारा अल्टरनेटर में भी रिलक्टेंस सिलेंड्रिकल टाइप में कांस्टेंट होता है। तो फ्लक्स को अगर मेंटेन करना है, मतलब हम लोग को सारा खेल MMF का है। तो जिस तरीके से ट्रांसफार्मर में हम लोग कर रहे थे, I2 डैश आ रहा था, फेजर डायग्राम अगर तुम लोग को कुछ ध्यान होगा ट्रांसफार्मर का, तो यहाँ पे हम लोग का होता था फाई, यहाँ पे होता था E1,
फिर इधर ही होता था E2, या फिर कोई कोई बुक में ऊपर हो जाता था। फिर मेन करंट का बता रहे हैं, ये हम लोग का करंट आता था I2, ऐसे ही आता था। नो लोड करंट इधर I0 था, और ये I2 हम लोग रिफ्लेक्ट कर जाते थे उस साइड में, I2 डैश। फिर ये दोनों का रिजल्टेंट निकालते थे, वो होता था हमारा I1 प्राइमरी करंट, ऐसे ही होता था ना। जाता ध्यान था आ रहा लेंज है तुम लोग लोग के को? क्या चीज? ऊपर, E2 ऊपर क्यों जाता था फेजर डायग्राम में? E2 देखो, E2 ऊपर नहीं, जाता था लेंज लो के हिसाब से। ओके सर। अगर लेंज लो कंसिडर करेंगे तो नीचे रहता था, कंसिडर नहीं करेंगे तो ऊपर रहता था। ठीक है, तो ऊपर वाला भी सही होता है, नीचे वाला भी सही होता है, कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं है। हम तो तुम लोग को ये भी दिखाए थे ना, अगर इस साइड में फ्लक्स है तो नीचे ई भी हो सकता है, या फिर इस साइड में फ्लक्स है तो ऊपर E हो सकता है, दोनों करेक्ट है। ये होता है विथ लेंज लो, और ये होता है विदाउट। हाँ, जिस बुक में इस तरीके का फॉलो करते हैं वो लिख देते हैं लेंज लो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हुआ, एक लाइन रहता है, बाकी फेजर डायग्राम दोनों सेम है, यहाँ पे लेंज लो कंसिडर किया रहता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे हमारा सिंक्रोनस सर जनरेटर में, वो देख लो। जैसे E2 में लिखे ना, हाँ लेंज लो को दिख, जैसे यहाँ लेंज लो लिए हैं तो E2 माइनस माइनस E2 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, -E2 लिख सकते हैं, इसको ऊपर -E2 यहाँ पे ले जाओ, या फिर उसको -E2 ऊपर, ऊपर E2 रहता है, नीचे -E2 कर लो। हम लोग वही दिखाने, देखो सिंपल सा बात है कि ये फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, इस साइड में अपवर्ड हो जाएगा, इसी के लिए हम लोग इसको इस साइड में दिखाते हैं। अदरवाइज हमारा करंट तो ऐसा बनेगा ना, ये तो लीडिंग हो जाएगा, हमारा करंट ऐसा बनेगा, फिर उसी में नीचे I2 डैश दिखाना, तो वो थोड़ा सा ऑपोजिशन को नहीं दिखाता है। इसी के लिए हम लोग इस साइड में ऑपोजिशन दिखाने के लिए कि हाँ इस साइड I2 आ रहा है, I2 डैश उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, ताकि एक दूसरे को कैंसिल करेगा, वो ट्रांसफार्मर का पार्ट है। ठीक है, अब देखो ओके। थोड़ा सा हम लोग माहौल बना लिए, मतलब एमएमएफ क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग एमएमएफ मेथड पे एंटर करते हैं। सबसे पहले तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस, एक्स एस, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है एक्स ए आर, और दूसरा होता है एक्स ए एल। इसको बोला जाता है आर्मेचर रिएक्टेंस, और इसको बोला जाता है लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, अब देखो, अगर लोड में करंट नहीं है तो क्या कोई आर्मेचर रिएक्शन आएगा? लोड में अगर, मतलब कहने का मतलब देखो, जनरेटर इस तरीके से है, इस तरीके से, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो कोई इसमें, यहाँ पे ये ओपन सर्किट में है, तो इसके चलते तो कोई रिएक्शन आएगा नहीं, एक्सेस के चलते। इसी के लिए आर्मेचर रिएक्शन नहीं आएगा। आर्मेचर रिएक्शन आने से क्या होता है, अगर हम लोग लैगिंग लोड को कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम तो लैगिंग लोड ही हम लोग अप्लाई करेंगे ना, इन केस ऑफ लैगिंग लोड। अब देखो होता कैसे है, फेजर डायग्राम हम लोग पहले बनाते हैं। ये हम लोग का हो गया VT, इसमें अगर मान लो करंट लैगिंग कर रहा है तो करंट लैग कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, आइए आ रहे उसी डायरेक्शन में बनेगा। देखो ये फेजर डायग्राम तो खैर इतना बार आएगा कि ये आइए आ रहे होगा। ठीक है, अब आइए एक्सेस कैसा होगा, इससे 90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आइए एक्सेस, और इस डायरेक्शन में आता था हमारा EG, ऐसे ही, या फिर E0।
ऐसे ही हम लोग बोलते थे ना, बट एक्चुअल में ऐसा ना हो करके हम लोग जो है पार्ट पार्ट में बनाएंगे। ये सबको क्लियर है ना? ये फेजर डायग्राम हम लोग बार बार देख चुके हैं, ठीक है, इसको हमको समझाने का और जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को बाद में बनाते हैं इस साइड में। इस जगह का वोल्टेज को मान लो V और इस जगह का वोल्टेज को मान लो VT, और ये हमारा E0 है या फिर EG है, ये हमारा एक्सेस है, ये हमारा RA है, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा बोल देना सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो अब ये VT और इसमें करंट मान लो IA जा रहा है। इस लूप में अगर KVL लगाओगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ इतना दूर में V और VT और RA के बीच में, तो V माइनस IA RA is equals to VT. That implies V is equals to IA RA plus VT या फिर VT plus IA RA, ऐसे ही मिलेगा ना? Yes, sir. अब देखो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं VT, लैगिंग करंट फ्लो होगा इसमें IA, तो फिर IA RA होगा इधर, यहाँ पे ये हो गया IA RA। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? V। V सर। अब देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस V को हम लोग मान लेंगे क्या कि ये विदाउट आर्मेचर रिएक्शन है, यही है ना? आर्मेचर रिएक्शन अभी नहीं आया है, एक्सेस में हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि नहीं है कोई करंट, इसी के लिए अभी आर्मेचर रिएक्शन नहीं आया है, उस टाइम पे हमारा जो वोल्टेज मिल रहा है वो V है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, समझ आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? इसको इस तरीके से हम सीधा कर दिए। हम लोग को क्या पता है, दो चीज हम लोग को पता है, अगर इस साइड में फ्लक्स होता है तो इस साइड में ई होता है, इस साइड में फ्लक्स होता है तो इस साइड में ई होता है। ये लेंज लो के साथ है, ये लेंज लो के साथ नहीं है, तो हम लोग लेंज लो के साथ सारा चीज को देखेंगे, ये वाला को हम लोग कंसिडर करेंगे। और हम लोग को ये भी पता है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्यों? क्योंकि फ्लक्स इज एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, रिलक्टेंस कांस्टेंट होता है n इंटू आई डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ये दोनों कांस्टेंट है तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हो गया? इसका मतलब फाई को ही हम लोग बोल सकते हैं IF, क्योंकि फील्ड हम लोग कहाँ पे फील्ड है, रोटर में फील्ड है ना, रोटर सर्किट में हम लोग DC करंट देते हैं, वही फील्ड करंट है ना, वही जनरेट करेगा ना फ्लक्स। अरे बोलो। Yes. ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा रोटर है, मान लो एग्जांपल के लिए। यहाँ पे जो सप्लाई देंगे और इसमें जो करंट कितना प्रोड्यूस दे रहे हैं हम लोग, वो डिसाइड करेगा ना इसका फ्लक्स कितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा या कम प्रोड्यूस होगा, ये करंट डिसाइड, जिसको हम लोग फील्ड करंट नाम देते हैं। इसी के लिए अब ये ग्राफ बन जाएगा E और IF। अगर यहाँ पे V है तो इससे 90 डिग्री में इधर क्या होगा, बोलो? IF फील्ड Yes. करंट, फील्ड करंट होगा ना? अरे ये वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए इतना फील्ड करंट चाहिए, लेकिन अब हम लोग आर्मेचर करंट को भी कंसीडर में ला रहे हैं। इतना आर्मेचर करंट इस साइड में आ रहा है और लैगिंग लोड में हम लोग को ये पता है कि वो डीमैग्नेटाइज करता है, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा ना हम लोग को। Yes. इसको कंपनसेट करने के लिए इसके जस्ट ये कितना है, 3.7 सेंटीमीटर, 3.6 है,
जस्ट इसके ऑपोजिट में होगा तब ना एमएमएफ बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को तो इस करंट से मतलब है ना, इस फील्ड करंट से इतना ही करंट वो प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रहा है थोड़ा सा भी? यस सर। इसका नेम दे दो IF2। जिस तरीके से IA, अब यहाँ पे IA डैश तो नहीं कर सकते हैं ना, इसी के लिए इसका नाम दे दो IF2, इसका नाम दे दो IF1। IF1 में इतना मैग्नीट्यूड था, IF2 में इतना। अब दो फील्ड करंट है तो दो फील्ड अलग अलग तो ले नहीं सकते हैं, दोनों का हम लोग रिजल्टेंट लेंगे। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम से। ऐसे ही करते हैं ना फाइंड। नया जो IF आया वो यहाँ पे, नया जो IF आया वो यहाँ पे कहीं पे आया। ये है एक्चुअल IF एमएमएफ बैलेंसिंग के बाद फील्ड करंट। अगर वो फील्ड है तो इससे 90 डिग्री में EMF आएगा ना। सर IF2 के बाद जो बताए उसके बाद एक बार फिर से बताइए ना। देखो दो फील्ड आ गया हमारे पास, एक IF2 एक IF1। अब दो अलग अलग फील्ड करंट तो हम लोग सप्लाई कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे कोई एक ही करना होगा, तो दो आया है तो दोनों का हम लोग रिजल्टेंट ले लेंगे। जिस यस तरीके सर। से हम लोग ट्रांसफार्मर में यहाँ पे करते थे ना, ऐड कर देते थे, इसमें यस इसको सर। I0 प्लस उसको ऐड कर देते थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर देंगे। और वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रिजल्टेंट बन के आएगा IF। ये फील्ड करंट हो गया। अब फील्ड करंट अगर यहाँ पे है तो उससे 90 डिग्री लैग करेगा हमारा E0, करेगा ना। यस। इसी के लिए ये 90 डिग्री कुछ इस तरीके से आएगा ना। ये इस जगह में हम लोग को वैल्यू मिलेगा E0 का। ये IA मतलब इसके बाद IAJXS को कंसिडर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वहां पे मिलेगा, मैग्नीट्यूड पे हम लोग नहीं जा रहे। बट हम लोग एक्चुअल ये देखना चाह, यहाँ पे हम लोग को था कि एमएमएफ बैलेंस के बाद क्या हो रहा है, तो हम लोग के लिए ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो ये वाला एमएमएफ बैलेंसिंग हो रहा है यहाँ पे, बस उसी को हम लोग दिखाते हैं। यही होता है हमारा एमएमएफ मेथड। अब देखो ये IF2 और IF1 क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हम OCC और SCC को बना दे रहे हैं, उसके बाद IF1 और IF2 का बात करेंगे। इस साइड में क्या बनता था हमारा? नो लोड वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज। और इस साइड में हमारा क्या बनता था? इसको बोला जाता था शॉर्ट सर्किट करंट। बस इसी से हम लोग का IF1 और IF2 आएगा। नॉर्मल हमारा इस जगह में था,
ये जो वोल्टेज मिल रहा है यही था हमारा V0 या फिर V, ठीक है। और ये जो करंट था इस टाइम में हम लोग को शॉर्ट सर्किट, इस टाइम पे जो फील्ड, यहाँ पे फील्ड करंट कितना था, IF1 था, और यहाँ पे फील्ड करंट कितना था, IF2। जब दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, IF इस डायरेक्शन में, ठीक है, बढ़ रहा है, मतलब इधर 0 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, मतलब IF2 का वैल्यू कम होगा ना मेन करंट से, मेन करंट तो IF1 है, उससे कम होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे, अगर ये मान लो 3 है और ये मान लो 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 से तो ज़्यादा ही होगा ना। यस सर। इसी के लिए जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड करंट आता है वो आता है यहाँ पे, इस साइड में। ये जो आ रहा है ये हमारा है रिजल्टेंट IF, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग को मिलता है ओपन सर्किट वोल्टेज, वही हम लोग का होता है क्या, E0। और इससे फिर हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E0 माइनस V डिवाइडेड बाई V इंटू 100। ये हो जाता है, फिर हम लोग को मिल जाता है वोल्टेज रेगुलेशन। जब हम लोग EMF मेथड से फाइंड करते थे तो फिर हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू ज़्यादा मिल जाता था एक्चुअल से। जब हम लोग MMF मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू कम मिलता है, मतलब जो एक्चुअल में होता है उससे कम मिल जाता है। उसको हम लोग बोलते थे पेसिमिस्टिक, इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहने का मतलब क्या है कि ये जितना वैल्यू एक्चुअल में आता है उससे हम लोग को कम वैल्यू देता है। अगर एक्चुअल में मान लो 10% हो रहा होगा, इस मेथड से जब हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हम लोग को 8% ही देगा MMF मेथड से। लेकिन EMF मेथड से देंगे तो वही जगह ये 12% निकाल करके देगा। तो दोनों में से कोई हमारे काम का नहीं है, एक है निराश कर देने वाला, एक है हम लोग को आशावादी, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक को, कि हाँ मतलब उम्मीद से और इससे ज़्यादा हम लोग का एक्चुअल में हो रहा है। इसी के लिए हम लोग दोनों मेथड को कोई एप्लीकेशन मतलब में नहीं है। तीसरा एक मेथड है जिसको बोला जाता है पोर्टियर ट्रायंगल मेथड, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। उसको जब तुम लोग बीटेक करोगे तो उस टाइम में वो एक्चुअल में वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड किया जाता है बाय यूजिंग पोर्टियर ट्रायंगल मेथड ही, इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह भी होता है। तो ये कहानी था हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का। अगर तुम लोग को लिखने आएगा तो EMF मेथड और MMF मेथड के बारे में ही लिखना रहता है, जिसमें चाहे कोई भी मेथड आए, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो जरूर बनाना है। उसके बाद जो कहानी यहाँ पे MMF बैलेंस का है तो ये फिगर दिखना चाहिए, या तो तुम लोग पूरा इतना बना लो या फिर सिर्फ ये वाला बनाओ। देखो ये हम लोग का IF था ना इस साइड में, और ये हम लोग का IA इस साइड में आ रहा था, ऐसे ही हो रहा था, यही हो रहा था ना। बस इसी को क्या करो, लिख भी देते हैं नाम पे, या फिर इसको पहले घुमा लेते हैं हम लोग, एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना है वो बता रहा है। ये इसका नाम क्या था, IF1 था, और इसका नाम क्या था, IF2 था। ये दोनों को ऐड करना है ना, सिंपली इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ ले जाओ, और जो आता है वो हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। रेड वाला क्या है, तो IF2 है। ये जो ग्रीन वाला है वो क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है। बस ये फिगर है। तो हो सकता है तुम लोग इस फिगर से कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ये फिगर आता कहाँ से है, तो ये फिगर यहाँ से आता है। क्लियर हुआ, हम लोग यही इसी फिगर को ना कॉपी किए और बस घुमा फिरा दिए, तो बस वही चीज है। किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, 2 मिनट हम वीडियो पॉज कर देते हैं। चलो, तो ये हम लोग का मतलब ऐसे ही हेडिंग दे देते हैं चैप्टर 4, बट चैप्टर 3 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है ऑलमोस्ट एक ही साथ में पढ़ने का है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन है ना,
बट फिर भी यहाँ पे तुम लोग हेडिंग दे सकते हो चैप्टर 4, सिंक्रोनस मोटर। अभी तक हम लोग जितना भी बात कर रहे थे सारा जगह मेन हीरो कौन था? सिंक्रोनस जनरेटर। अब जो भी बात करेंगे उसका मेन हीरो कौन होगा? सिंक्रोनस मोटर। लेकिन हाँ, बात हम लोग जनरेटर का भी करेंगे, बात हम लोग मोटर का भी करेंगे, क्योंकि जनरेटर हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, उसका फेजर डायग्राम हम लोग को पूरा ध्यान में है। उसी तरीके से मोटर, मोटर तो खुद एक लैगिंग लोड है ना, इसी के लिए हम लोग लैगिंग लैगिंग का कंपैरिजन करेंगे। फिर तुम लोग को एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बताएंगे कि याद आ रहा है ना, पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, ये सब था। यहाँ पे सारा चीज आएगा वो सब, ठीक है। कब अंडर एक्साइटेड होगा, कब ओवर एक्साइटेड होगा, ऐसा क्या कर देंगे कि वो सारा चीज अभी क्लियर होगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी कहने का मतलब आज के क्लास में, कल के क्लास में, ये सिंक्रोनस जनरेटर का भी पार्ट है, सिंक्रोनस मोटर का भी पार्ट है, ट्रांसमिशन लाइन का भी पार्ट है, पावर फ्लो इक्वेशन। हाँ, वहां पे क्या दिखाई देगा पावर फ्लो इक्वेशन में? वी एस, वी आर और कॉस फाई आर। यहाँ पे क्या दिखाई देगा? ई जी, वी टी, ऐसा दिखाई देगा। तो वो सब हम लोग को समझने आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले तो सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर है तो इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, काम कैसे करता है ये। देखो सिंपल है, अगर हम लोग रोटर को नहीं देखें, 1 मिनट के लिए रोटर को हटा दें, तो जैसा 3 फेज इंडक्शन मोटर वैसा रोटर, मतलब वैसा हमारा सिंक्रोनस मोटर बन रहा है यार, है ना। अगर हम लोग हटा दें एक बार, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस तो रोटर में ही आ रहा है ना। सर ये सब क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमको। तो हम तो सोच रहे थे दोनों अलग मशीन है, आप बता रहे हैं दोनों सेम है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई दे रहे थे। किसको दे रहे थे? यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ था ए, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी डैश। इसको क्या बोला जाता है? 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। जब हम लोग 3 फेज बैलेंस सप्लाई, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को देते हैं, तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है? RMF. देन RMF. RMF is produced, which rotates at NS NS speed. and या फिर where NS is equals to 120 F/P। ठीक है सर, सारा कहानी सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल, अभी हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर पे हैं। अब देखो, हम लोग क्या लगा दिए यहाँ पे? स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है? दोनों साइड में सॉर्टेड होता है, दोनों एंड रिंग से हम लोग सॉर्ट कर देते हैं और कंडक्टर स्क्यूड रहता है। ये जो आरएमएफ आया, ये उस कंडक्टर को कट करता जाता है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, दोनों सॉर्टेड है, इसी के लिए करंट आता है। फिर ये क्या करेगा? उसको अपोज करने के लिए उसी डायरेक्शन में ये चल दौड़। अब उसको पकड़ना है तुमको, एनएस को। ऐसे ही होता है कहानी, यही होता है ना। Yes. Yes, sir. इसी के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस देखेंगे। सिंक्रोनस का हम सिलेंड्रिकल का बात करेंगे, लेकिन हम सिलेंड्रिकल यहाँ पे ना दिखा करके हम सेलिएंट पोल दिखाएंगे। सेलिएंट पोल दिखाने से तुम लोग बहुत इजीली बोल पाओगे कि हाँ सर ये नॉर्थ, हाँ ये साउथ। सेलिएंट पोल मतलब सिलेंड्रिकल दिखाने से कंफ्यूजन बढ़ता है। बाकी चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो,
हम लोग पढ़ते हैं हमेशा सिलेंड्रिकल रोटर को। सेलिएंट में हाँ बीटेक में थोड़ा बहुत आ जाता है, डी एक्सिस क्यू एक्सिस क्या होता है, तो वो बहुत टफ हो जाता है। इसी के लिए हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर, सब जगह यही मानना कि हम लोग सिलेंड्रिकल रोटर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वाइंडिंग किया रहता है इसमें। डिफरेंस समझ आ रहा है सिंक्रोनस मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर में? याद आ रहा है ना, इसमें इसको डबली एक्साइटेड बोला जाता है, इधर से भी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी डीसी सप्लाई दे रहे हैं, मतलब स्टेटर में दे रहे हैं एसी सप्लाई, 3 फेज एसी, वो भी बैलेंस्ड। रोटर में कैसा दे रहे हैं, तो डीसी, दोनों जगह सप्लाई दे रहे हैं। इसी के लिए सिंक्रोनस मोटर को बोला जाता है क्या, डबली एक्साइटेड मशीन बोल लो या फिर मोटर बोल लो, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इस साइड में करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, इसका भी तो नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ, और जो फ्लक्स ये आरएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, वो भी तो नॉर्थ और साउथ है ना। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, फिर कुछ देर के बाद नॉर्थ साउथ बदल जा रहा है, फिर कुछ देर के बाद वही हो रहा है ना, ये तो रोटेट कर रहा है, मतलब इस बॉडी में ही नॉर्थ साउथ हर जगह बनते जा रहा है और ये घूम रहा है, वही हो रहा है ना। थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाओ तुम लोग, ये फ्लक्स कुछ इस तरीके से आया, कहने का मतलब इसको यहाँ से बनाते हैं, ये फ्लक्स आरएमएफ का मतलब ये स्टेटर का आरएमएफ का बता रहे हैं, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब नॉर्थ साउथ घूम रहा होगा तब ना। फ्लक्स क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है ना एयर गैप में, ये रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ आ गया, क्या ये घूमेगा, ये नॉर्थ कभी तो नॉर्थ को काट रहा है, कभी साउथ नॉर्थ को काट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये कंफ्यूज है कि हम घूमे कौन। यहाँ पे तो कोई चोर चोरी करके भाग नहीं रहा है, इसी के लिए ये कंफ्यूज हो जाता है सिंक्रोनस मोटर। और ये घूमना मतलब ये नहीं घूमता है, सिंपल सा बात है, किधर घूमे। इसी के लिए सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। अब इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वो हम लोग थोड़ा देर के बाद देखेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे ये वर्क कैसे करता है। अभी तक का कहानी क्या था, 3 फेज बैलेंस सप्लाई, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को दिए तो आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ जो कि एनएस स्पीड से रोटेट हो रहा था। अब क्या होगा, रोटर में भी हम लोग सप्लाई दे दिए जो कि एन और एस पोल को प्रोड्यूस कर दिया। कहने का मतलब एन और एस पोल कहाँ पे जनरेट हो गया, रोटर में भी जनरेट हो गया, और हमारा आरएमएफ तो रोटेट कर ही रहा है। अब हम लोग का क्या होगा, कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ स्टेटर का जो है, स्टेटर आरएमएफ घूम रहा है ना उसका, और ये नॉर्थ इसके साथ जुड़ जाएगा, ये साउथ इसके साथ जुड़ जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक लॉकिंग। कुछ देर के बाद यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग होगा बिटवीन अपोजिट पोल्स, और एक बार मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया तो फिर हमारा रोटर किस स्पीड से रोटेट होगा, जिस स्पीड से एनएस रोटेट कर रहा है। इसी के लिए हमारा ये सिंक्रोनस मोटर जो है वो रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड पे। इंडक्शन मोटर किस स्पीड पे रोटेट कर रहा था, तो वो रोटेट कर रहा था लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे, इसी के लिए उसको हम लोग एसिंक्रोनस बोलते हैं, इसी के लिए इसको हम लोग सिंक्रोनस बोलते हैं। क्लियर है, इसके बाद का कहानी हम लोग लिखते हैं, कुछ समझ आ रहा है ना तुम लोग को, मेन वो है नाउ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। रोटर Yes, sir. डीसी सप्लाई, जैसे ही रोटर में हम लोग डीसी सप्लाई दिए क्या प्रोड्यूस होगा, एन एंड मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जनरेट या प्रोड्यूस्ड, कहाँ पे, इन रोटर। इसके बाद नॉर्थ साउथ यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, वहां पे पहले से चल रहा था नॉर्थ साउथ का खेल, इसी के लिए यहाँ के बाद मैग्नेटिक लॉकिंग होता है। मैग्नेटिक लॉकिंग ऑकर्स बिटवीन नॉर्थ नॉर्थ आपस में जुड़ जाएंगे क्या, नहीं जुड़ सकते हैं,
नॉर्थ साउथ के साथ ही ना अट्रैक्ट होगा, ऑकर्स बिटवीन ऑपोजिट पोल ऑफ RMF and rotor. That implies rotor starts, या फिर rotor rotates at synchronous speed, जिसको हम लोग नाम देते हैं ns। समझ आया सिंक्रोनस मोटर काम कैसे करता है? यस सर। यस सर। अब एक बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन जो कि तुम लोग के लिए आ सकता है एग्जाम में, why only DC supply is given to rotor circuit, why not AC? ठीक है, इसका भी हम तुम लोग को बता चुके हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन एक्चुअल में सिंक्रोनस मोटर का है, जनरेटर में ये सब कोई नहीं पूछता है। why only DC सप्लाई? तुम लोग इसका आंसर हमको बता सकते हो? सर कुछ तो आप बताए थे, हम भूल गए। सर एसी में कंटिन्यूअस नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज होता है। बिल्कुल, एसी में मैग्नेटिक लॉकिंग पॉसिबल नहीं है। इन एसी मैग्नेटिक लॉकिंग इज नॉट पॉसिबल। मेन आंसर यही है। अगर इंटरव्यू में पूछे तो इतना बता दोगे तो हो गया, सफिशिएंट है। लेकिन जब तुम लोग वहां पे कॉपी में लिखोगे तो पूरा कहानी लिखना पड़ेगा कि डीसी सप्लाई देते हैं तो परमानेंट नॉर्थ पोल बन जाता है, इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, फिर नॉर्थ पोल वो जो आरएमएफ का साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है। लेकिन जब हम लोग एसी सप्लाई देते हैं तो फिर एसी सप्लाई क्या करता है, कंटिन्यूअस नॉर्थ साउथ, पॉजिटिव हाफ में नॉर्थ बना रहा है तो नेगेटिव हाफ में साउथ बनाएगा, जिससे मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो सकता है। इसी के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं एसी सप्लाई। इस तरीके का तुम लोग को लिखना है। देखो ये एसी सप्लाई कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना। अगर इस तरीके से हुआ मतलब फर्स्ट हाफ में इस साइड, देखो सेकंड हाफ को हम रेड कलर से बना देते हैं। फर्स्ट हाफ में इस तरीके से करंट फ्लो हुआ, फिर तुरंत उसी के कुछ देर के बाद में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यही होगा ना। कंटिन्यूअस करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा रोटर में। कंटिन्यूअस चेंज होने से क्या होगा, ब्लैक वाला जब आएगा तो ये बनेगा नॉर्थ और ये बनेगा साउथ, रेड वाला जब आएगा तब ये बनेगा साउथ, ये बनेगा नॉर्थ, यही होगा ना। और ये रोटर में है तो रोटर खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि हम नॉर्थ हैं कि साउथ हैं। अगर नॉर्थ हैं तो साउथ के साथ अट्रैक्ट होंगे, अगर साउथ है तो नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट होंगे, तो ये खुद कंफ्यूज हो जाता है। इसी के लिए मतलब हम लोग का फिक्स हम लोग को डीसी सप्लाई देना पड़ता है, ताकि उसको पता तो चले कि हाँ वो नॉर्थ है कि साउथ है। नॉर्थ है तो फिर वो साउथ से अट्रैक्ट होगा, साउथ है तो वो नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा। क्लियर है? आई थिंक तुम लोग को समझ में आया। यस सर। अब देखो, अगर ये मतलब इसको स्टार्ट करने का कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहला हम लोग प्राइम मूवर से मोटर को घुमा दिए और कुछ स्पीड में चलने के बाद फिर हम लोग किए तो फिर वो सेल्फ स्टार्टिंग हो गया। दूसरा हम लोग डैम्पर बार लगा देंगे, जो वाइंडिंग मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छेद छेद करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक बार लगा देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं डैम्पर बार। तो जब हम लोग स्टार्टिंग मेथड्स देखेंगे, मेथड्स टू स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर, वहाँ पे हम लोग सारा चीज को फिर से देखेंगे। ठीक है, अब हमारा टाइम बचा हुआ है। हाँ, कुछ हम तुम लोग को रिवाइज करा देते हैं सो दैट कि तुम लोग को सारा चीज याद आ जाए। नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग का बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इज्जत ज्यादा किसको देंगे हम लोग? अरे बोलो। मोटर को। मोटर को। लेकिन हम इस साइड में जनरेटर लिखेंगे, इस साइड में मोटर लिखेंगे।
क्योंकि जनरेटर को हम लोग को भूलना नहीं है और हम लोग को ये दिखाई देना चाहिए कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जनरेटर यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था बताओ? Eg एट एन एंगल प्लस डेल्टा था ना? यस सर। ये हम लोग का RA था, ये हम लोग का एक्सेस था, ये प्लस माइनस VT एट एन एंगल 0। उसी तरीके से मोटर का बताओ। इधर से सप्लाई दी है, क्योंकि मोटर में तो बैक ईएमएफ आता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग सेम रखने के लिए ईजी ही नाम देते हैं। यहाँ पे एंगल क्या होता है? माइनस डेल्टा होता है। ये हम लोग का RA हो गया, ये हम लोग का एक्सेस हो गया, ये प्लस माइनस VT एट एन एंगल 0 हो गया। क्लियरली दिखाई दे रहा है? मोटर तो खुद एक लोड है ना, यस सर। और ये कैसा लोड है? क्या ये कैपेसिटिव लोड है? इंडक्टिव नहीं लोड। सर, ये RL लोड है। मतलब ये प्योर लैगिंग लोड नहीं है, RL लोड है। जैसे ही पता चल गया कि ये RL लोड है, तुरंत हम लोग कहानी कनेक्ट किए। क्या यहाँ पे हम लोग लोड लगाए, RL लोड। RL लोड में ये कैसा था उसका बिहेवियर जानेंगे, उससे हम लोग इसको रिलेट करेंगे। इक्वेशन लिखते हैं जल्दी से फटाफट। EF इज इक्वल्स टू VT प्लस IA RA प्लस IA एक्सेस, यही आता था इसमें। इसमें बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इक्वेशन? जहाँ पे EF है वहां पे VT हो जाएगा, जहाँ पे VT है वहां पे EF हो जाएगा। इसका मतलब VT इज इक्वल्स टू EF प्लस IA RA प्लस IA एक्सेस, ऐसे ही लिखते थे। हाँ, यहाँ पे J हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, क्लियर है ना? अब जल्दी से हम लोग दोनों का फेजर डायग्राम बना लेंगे, तो जो कि हम लोग लास्ट क्लास में बना चुके थे। हम फटाफट यहाँ पे तुम लोग को बस रिकैप, इसका तो खैर हम लोग फिर से बना लिए। देखो ये हम लोग का VT है, जो कि हम लोग को पता रहता है, हम लोग उसी पे रहते हैं ना, जहाँ पे हम लोग हैं वही है हमारा VT। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का IA है, इस डायरेक्शन में। और ये सर आ एक रहा ही तो फेजर डायग्राम है। अब तो तुम लोग को रटा गया होगा ना, जितना बार भी हम फेजर डायग्राम बनाए हैं, आई थिंक यही डायग्राम हम बनाए हैं। है। सबका J से रेफरेंस फेजर डायग्राम सब यूज करोगे तो फिर सामने वाला समझ जाता है, जो भी टीचर या कॉपी चेक करने वाला है वो समझ जाएगा कि नहीं उसको नॉलेज है। और अगर नहीं बनाओगे, देखो हम लोग का ये जो है ये हमारा ईजी है और ये हमारा VT है। अगर VT को एंगल में 0 मानेंगे तो EG एट एन एंगल डेल्टा होता है, या EF एट एन एंगल डेल्टा होता है ना। इसी के लिए ये एंगल डेल्टा है और ये अपवर्ड है। सर अपवर्ड मतलब पॉजिटिव है। हाँ बोलो। सर EG और EF कहाँ पे लिखेंगे सर, कंफ्यूज हो जा रहा था। देखो या तो EF लिखो या तो EG लिखो, ठीक है? मतलब फील्ड का EMF या फिर जनरेटिंग EMF, इंड्यूस EG बोल लो या EMF। फिर EF बोल लो। हाँ, दोनों अलग अलग नहीं, ठीक है? सर दोनों सेम है। हाँ, मतलब हम लोग का मन होता है कि हम लोग उसको EG लिख देते हैं तो EG हो जाता है, EF लिख देते हैं तो EF हो जाता है, E नॉट लिखते हैं तो E नॉट हो जाता है। बस वो ठीक E है। होता है, V नहीं होता है, ठीक है? अब ये अपवर्ड है, तुम लोग को ये पता है कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लीड, लीड का मतलब होता है प्लस। सबको पता है ना ये चीज, ये भी रटा दिए होंगे। यस इसका मतलब अगर हम लोग VT एट एन एंगल 0 लिख रहे हैं तो EF एट एन एंगल डेल्टा लिखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि VT और EF के बीच में जो एंगल बनता है वही होता है हमारा रोटर एंगल डेल्टा। अगर इसको हम लोग 20 डिग्री में ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 20 प्लस डेल्टा। ये था कहानी हम लोग का जनरेटर का। इसको एक साइड में कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग को EF तो पता है, मतलब ये EF पता है नहीं कि ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, लेकिन हम लोग को VT का एंगल पता है कि ये 0 में होगा।
क्योंकि हम लोग जहाँ पे होते हैं उसको हम लोग रेफरेंस लेते हैं और रेफरेंस का एंगल हमेशा 0 होता है। इसी के लिए अब हम लोग रैंडमली एज्यूम कर लेंगे EF का कोई एक साइड में, चलो EF है यहाँ पे, एज्यूम कर लिए। उसी के बाद आइए ये कैसा लोड है, क्लियरली तुम लोग को दिखाई दे रहा है ये कैसा लोड है, RL लोड है। तो EG से करंट क्या होगा, लैग करेगा ना, या फिर इसको EF ही लिख दो, लैग करेगा ना। यस सर। यस सर। इसी के लिए फिर यहाँ पे ये देखो, सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग, अगर सीखना चाहोगे बहुत मजा आएगा, और सीखना नहीं चाहोगे तो फिर तो बस पास होने के लिए तो पास तो हो ही जाओगे, मेरे को पढ़ रहे हो तो पास होने के लिए सोचना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग एंजॉय करके पढ़ोगे तो फिर अगर कल को बीटेक करने जाओगे तो फिर तुम लोग वहां पे भी देख पाओगे। ये क्या होता था, आइए एक्सेस, इसी को जब हम लोग जोड़ते थे, उल्टा बना दिए हम, इसको ब्लैक कलर से बनाना है। ये हमारा क्या है, VT है ना, इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम ग्रीन कलर से बना देते हैं EF और VT के बीच में ही एंगल होता है डेल्टा। अगर इसको एंगल 0 मानेंगे तो इसको कितना मानेंगे, माइनस डेल्टा, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब होता है लैग और लैग का मतलब होता है नेगेटिव, और ये क्लॉकवाइज है, इसी के लिए EF एट एन एंगल माइनस डेल्टा। इसी के लिए यहाँ पे EF एट एन एंगल माइनस डेल्टा लिखते हैं, यहाँ पे EF एट एन एंगल प्लस डेल्टा लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हम तुम लोग को शॉर्ट में बता दे रहे हैं सारा चीज। हम एज्यूम करेंगे VT का साइज दोनों का सेम, जितना बड़ा ये VT है उतना ही बड़ा ये भी VT हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कॉपी करके एज्यूम कर देते हैं। उसके बाद ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड अभी बता देते हैं, लेकिन हाँ बस ये हम शॉर्ट समरी टाइप से बता रहे हैं, इसको ये मत समझ लेना कि सर समझा दे रहे हैं, क्या समझा नहीं रहे हैं, बस शॉर्ट समरी, जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन तुम लोग देख पाओगे सारा चीज। ये हो गया ना VT के साइज का दोनों। कट, और इधर चल गया ये पेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पे। ये किसका बनाया हम लोग, मोटर का है ना। सर तुम लोग को तो सब हवा में निकल रहा है क्या, मतलब कुछ तुम लोग बोलते नहीं हो। ये मोटर का नो ही है सर। ना, यस सर। क्लॉकवाइज लैग नेगेटिव मोटर का था। तो देखो हम रिलेट करना चाहते हैं थोड़ा सा ये कंसेप्ट को, सो दैट कि तुम लोग कम चीज याद करके भी सारा चीज मतलब समझ जाओ। अदरवाइज तो फिर पढ़ते रहोगे तो पूरा सिंक्रोनस बहुत टफ है, बहुत टफ है, दुनिया ही गा रहा है ये गाना को, लोग भी उस शामिल होना चाहते हो तो कट जाएगा ऊपर, इसी के लिए इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम नीचे उतार देते हैं। इसको अब देखो, ये दोनों सेम साइज है ना VT। यस सर। अब देखो सिंपल, ये जो भी डॉटेड लाइन बनाया गया है ये है हमारा नॉर्मल एक्साइटेशन, इसी को बोला जाता है नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन। अगर इतना एक्साइटेशन देंगे तो ये नॉर्मल एक्साइटेशन होगा,
इससे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, बताओ ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन या ओवर एक्साइटेड। इससे नीचे रहेगा तो क्या होगा बताओ? अंडर Under एक्साइटेशन। excited. अंडर एक्साइटेड। अब देखो एक चीज, हम लोग का यहाँ पे जो EF आ रहा है, EF, ये डेल्टा बन रहा है। अगर EF cos डेल्टा लेंगे तो यहाँ पे आएगा ना, यस सर। ये Yes EF sir, है, yes sir. ये EF cos डेल्टा यहाँ पे आएगा, और EF cos डेल्टा अगर हम जनरेटर ले लेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। तो देखो सेम लैगिंग लोड है, ये भी लैगिंग का है और ये भी लैगिंग का है ना, दोनों लैगिंग का है। लैगिंग में EF cos डेल्टा लेस देन VT है, किसके लिए? मोटर के लिए। यहाँ पे EF cos डेल्टा ग्रेटर देन VT है, किसके लिए? जनरेटर के लिए। और देखो एक चीज, ये EF VT क्या है सर? तो EF cos डेल्टा और VT तुम लोग को दिखेगा रिएक्टिव पावर में। रिएक्टिव पावर का जब डेरिवेशन करोगे उस टाइम पे, अगर रिएक्टिव पावर अंडर एक्साइटेड है तो वो एब्जॉर्ब होगा या फिर डिलीवर होगा, वो हम लोग उस टाइम पे देखेंगे। अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड का मतलब समझ गए। कंपैरिजन हम लोग किसको किसको करते हैं? देखो एक चीज और हम बता देते हैं, EF cos डेल्टा, यही लाइन है ना हमारा, EF cos डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा। देखो EF cos डेल्टा इधर हो जाएगा, EF cos डेल्टा वहां पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो उससे नीचे हो सकता है, यही तीन केस बनेगा ना। अगर EF cos डेल्टा VT के इक्वल है मतलब नॉर्मल एक्साइटेशन, अगर EF cos डेल्टा VT से ज्यादा है तो ओवर एक्साइटेशन, अगर EF cos डेल्टा लेस देन VT है तो अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन। समझ आ रहा है ना तुम लोग को? अगर EF Yes, cos डेल्टा इक्वल्स टू VT है तो ये होता है नॉर्मल एक्साइटेशन। अगर EF cos डेल्टा इज ग्रेटर देन VT होता है तो ये कैसा होगा? ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन या ओवर एक्साइटेड बोलेंगे। EF cos डेल्टा लेस देन VT होगा तो ये कैसा होगा? अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेशन। अब देखो ये तुम लोगों को क्लियर हो गया कि ये ऐसा होता है तो क्या होता है। अब तुम लोग अगर रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला कुछ ध्यान में आ रहा होगा तुम लोग को, हम रफली लिख दे रहे हैं। रफली भी कैसे लिखें? उसका ट्रांसमिशन लाइन का तो याद है ना, VS/X VR cos phi cos del माइनस, क्या होता है कोई बता सकता है क्या? जनरेटर का कोई लिखा है कॉपी में तो देख करके जल्दी से बता दो, सो दैट कि हम कुछ पॉइंट तुम लोग को बता दें। यहाँ पे क्यू आउट जो हम लोग डराइव किए हैं ना जनरेटर का, यस सर बता रहे हैं। जल्दी से बताओ। और उसी जगह में हम क्यू इन भी लिखवाए होंगे तुम लोग को, भले तुम लोग डराइव करने बोले थे, ये हम लोग डराइव करेंगे क्यू इन का वैल्यू मोटर में, Sir, लेकिन sir वैल्यू सिर्फ V, बता दो हमको। sir VT by X. ये किसका बता रहे हो? क्यू आउट का बता रहे हो ना? Yes sir, Q out का. हाँ बोलो। EF cos डेल्टा minus VT. माइनस VT, यहाँ पे क्या होता है? VT by X. VT minus EF cos lambda. और डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है, रोटर एंगल। अब देखो Yes sir. Dot. कुछ तुम लोग को दिखाई दे रहा है, EF cos डेल्टा भी दिखाई दे रहा है, VT भी दिखाई दे रहा है। अगर ये नॉर्मल एक्साइटेशन होगा, चाहे फिर वो जनरेटर हो, ये किसका है? ये मोटर का है। और ये किसका है? ये जनरेटर का है।
अगर ये नॉर्मल एक्साइटेशन की तरह बिहेव करेगा तो क्या रिएक्टिव पावर देगा जनरेटर हमारा? जनरेटर सप्लाई करेगा? ये तो जीरो हो जाएगा ना, क्यू आउटपुट का वैल्यू दोनों इक्वल है, माइनस है, जीरो हो जाएगा। यस सर। उसी तरीके से क्यू इन भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये रिएक्टिव पावर को नहीं देगा, ये रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं करेगा। कब? नॉर्मल एक्साइटेशन में। अगर ये ओवर एक्साइटेशन है तो ओवर एक्साइटेशन में EF cos डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन VT, मतलब क्यू इन का वैल्यू लेस देन जीरो। मतलब Q जो है अब इसको चाहिए, मतलब ये क्या कर रहा है, Q नेगेटिव का मतलब क्या होता है, Q नेगेटिव का मतलब ये डिलीवर करेगा लीडिंग रिएक्टिव पावर को, ऐसा ही होगा ना? क्या होगा? देखो Q का मतलब पॉजिटिव अगर होता है, इसका मतलब जनरेटर सप्लाई करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर। ये कंसेप्ट भी देख ही लो, जनरेटर और मोटर। अगर यहाँ पे Q का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जनरेटर सप्लाई करेगा, जनरेटर सप्लाई करेगा लैगिंग VAR, ये जनरेटर के लिए। अगर Q में पॉजिटिव आ गया मोटर में, इसका मतलब मोटर क्या करेगा, सप्लाई मतलब डिलीवर, ठीक है। मोटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मोटर तो एब्जॉर्ब करता है ना, लैगिंग VAR। Q अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मतलब जनरेटर डिलीवर कर रहा है क्या, जनरेटर तो हमेशा डिलीवर करेगा ना, लीडिंग लीडिंग VAR। यहाँ पे अगर हमारा Q नेगेटिव आ गया तो मोटर क्या करेगा, मोटर एब्जॉर्ब करेगा लीडिंग VAR। जहाँ पे भी लीडिंग लिखा हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लैगिंग में। तो ये डिलीवर कर रहा है लैगिंग लीडिंग रिएक्टिव पावर, इसका मतलब ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्ब करेगा। लैगिंग VAR। ये तो तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, ये सब क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं सर, ये यस सब सर। क्या लिख रहे हैं सर, कोई सर को चुप कराओ, ऐसा तो मतलब नहीं सोच रहे हो ना। मोटर यहाँ पे क्या करेगा, डिलीवर करेगा लैगिंग VAR। अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, Q का वैल्यू नेगेटिव आ गया। कब नेगेटिव आया है, जब EF cos डेल्टा ज्यादा होगा, इसी के लिए ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन होता है ना, EF cos डेल्टा इज ग्रेटर देन VT, उस टाइम में Q का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। Q का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब Q का वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। उस टाइम में मोटर क्या करेगा, डिलीवर करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर। जब डिलीवर करता है कोई भी चीज लैगिंग रिएक्टिव पावर को, तो वो रिएक्टर की तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह डिलीवर कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर। इसी के लिए ये Q नेगेटिव का मतलब होता है ये अब बिहेव करेगा शंट कैपेसिटर की तरह। जो तुम लोग पावर सिस्टम में सुने होगे ना, शंट कैपेसिटर, मतलब ओवर एक्साइटेड, जब पावर सिस्टम का जरूर देख लेना, अभी रिलेट हो जाएगा तुम लोग का। ओवर एक्साइटेड में जब हम लोग रखते हैं तो फिर वो काम करता है हमारा OBC, याद आ रहा है ना, UR। यस। अंडर यस सर। एक्साइटेड मतलब रिएक्टर, OBC मतलब ओवर एक्साइटेशन मतलब कैपेसिटर। अब तुम लोग को समझ आ रहा है वहां पे कैसे क्या हो रहा होगा। यस सर। पावर सिस्टम में कहानी वहीं तक था, अब सारा चीज जो भी है यहाँ पे हम लोग मशीन में देखेंगे कि ओवर एक्साइटेड में ऐसा क्या होता है कि वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है या डिलीवर करने लगता है, वही हम लोग देखते हैं यहाँ। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम लोग मत भूलना। जनरेटर में Q पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये डिलीवर करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर को।
क्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये अब्जॉर्ब करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर। हम लोग Lagging। हमेशा लैगिंग रिएक्टिव पावर को ही बात करेंगे मोटर के केस में। क्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा लैगिंग वीएआर को, क्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब वो डिलीवर करेगा लैगिंग वीएआर को। दूसरा केस अंडर एक्साइटेशन का, EF cos डेल्टा इज ग्रेटर देन VT, ये हमारा कम है, ये हमारा ज्यादा है, तो Q का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। Q ग्रेटर देन 0 आएगा जब हमारा अंडर एक्साइटेशन है। ये इक्वेशन देखो हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है। वो जब हम ये पढ़ाए थे सिंक्रोनस जनरेटर, तो हम बोल दिए थे कि जनरेटर का ऐसा होता है, मोटर का ये आएगा, तुम लोग डेराइव कर लेना खुद से। वो हम लोग जब जनरेटर को वैल्यू दे रहे थे उस टाइम पे हम लोग बोले थे ये स्टेटमेंट। अब हम लोग यहाँ पे मोटर को वैल्यू दे रहे हैं, इसी के लिए इसको हम लोग डेराइव करेंगे, और उस टाइम में हम बोलेंगे कि ये तुम लोग कर लेना, ये आएगा ऐसा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मोटर को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं ना। ये इक्वेशन डेराइव होगा कल या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उस टाइम। तुम लोग देख पा रहे हो Q का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ये लोड है ना, मोटर क्या है, लोड है। Q ग्रेटर देन 0 दोनों में से कौन सा केस में आता है, ये इसमें आएगा। पॉजिटिव। Q पॉजिटिव हो रहा है तो मोटर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर को। कौन सा, शंट रिएक्टर एब्जॉर्ब करता है या शंट कैपेसिटर एब्जॉर्ब करता है। अरे इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है ना, इंडक्टर मतलब रिएक्टर। इसी के लिए हमारा इंडक्टर, तुम लोग वहां पे देखे होगे, ये कौन सा एक्साइटेशन, Q ग्रेटर देन 0 कौन सा एक्साइटेशन बताओ, अंडर अंडर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन। इसी के लिए जब हम लोग हमारा सिंक्रोनस मोटर को अंडर एक्साइटेड में रखते हैं, तो हमारा सिंक्रोनस मोटर किसकी तरह बिहेव करता है, रिएक्टर की तरह बिहेव करता है। क्यों रिएक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है उस टाइम पे क्या, लैगिंग रिएक्टिव लैगिंग पावर। रिएक्टिव पावर। सिंक्रोनस मोटर को अगर हम लोग ओवर एक्साइटेड की तरह बिहेव कराते हैं, ओवर एक्साइटेड का कंडीशन यहाँ पे है, अगर ओवर एक्साइटेड में ये आता है तो उस टाइम में Q का वैल्यू लेस देन 0 होता है, मतलब ये क्या कर रहा होता है, डिलीवर कर रहा होता है रिएक्टिव पावर। लैगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर कौन करता है, तो कैपेसिटेंस करता है। इसी के लिए ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर जो है वो इक्विवेलेंट है शंट कैपेसिटेंस की तरह, अंडर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर इक्विवेलेंट है शंट रिएक्टर की तरह। पूरा पावर सिस्टम यहाँ पे रिवाइज हो गया। शॉर्ट ट्रिक भी तुम लोग को याद करा दिए हैं, OBC और UR, अंडर रिएक्टर, ओवर कैपेसिटर, ठीक है। तो जो मशीन में, जो पावर सिस्टम में एनरोल नहीं हो उनके लिए भी ये सब पढ़ लेना। हाँ, इसको हम लोग डिटेल में, अब इसमें कंफ्यूजन होगा तो ये क्लियर नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन जो पावर सिस्टम वाले लोग हैं आई थिंक उनको वहां पे जो डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड में कैसे क्या होता है, ये टेबल के हेल्प से। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये सब जल्दी मिलता नहीं है लिखा हुआ, ये सब चीज को लिख करके बड़ा बड़ा बॉक्स बना देना, और ये सबको याद कर लेना, क्योंकि ये सब कोई नहीं बताता है, कहीं पे लिखा हुआ तुम लोग को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट तुम लोग के टीचर जो भी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे वो खुद देखो, हम भी कंफ्यूज रहते थे। क्यू पॉजिटिव का मतलब हम समझते थे एब्जॉर्ब भी करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मोटर के लिए कंडीशन वैलिड है। जनरेटर में क्यू पॉजिटिव मतलब वो डिलीवर कर रहा होगा लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसका तुम लोग थोड़ा सा वो कर लेना, नोट्स अच्छे से बना लेना। हाँ, किसी का और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी से फटाफट। अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, तो ये हमारा आज का क्लास था। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग डेराइव करेंगे, उसके बाद हम लोग वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व देख करके हमारा मोटर को भी हम लोग अलविदा कर देंगे। और स्टार्टिंग मेथड्स एक तो है, मतलब कैसे प्राइम मूवर को घुमाते हैं और क्या होता है वो डैम्पर बार, हंटिंग क्या होता है, ये एक दो टर्म है, वो सब हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इस चैप्टर को भी अलविदा कर देंगे, और 2 क्लासेस में चैप्टर 4 भी फिनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो मोटर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही।